इस वीडियो में आपको 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी आपको करने जरूरी हैं। सेकंड पॉइंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। थर्ड पॉइंट प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दर्शाए गए हैं, यानी क्वेश्चन के सामने जो उसकी मार्किंग की गई है। सबसे पहले सेक्शन A फिजिक्स भौतिक विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को वस्तु की क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। सी ऑप्शन राइट। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं इसकी 1 मार्क। क्वेश्चन 2, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करते पिंड को डैश चाल से चला हुआ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्राध्वनिक। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नीचे इंग्लिश में आप देख सकते हैं ए बॉडी मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज सेड टू बी मूविंग विद ए डैश स्पीड। इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ए ऑप्शन इसका राइट है। ये भी आपका 1 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन, बल की मानक इकाई क्या है? व्हाट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स? ये यहाँ पे आपका जो 1 नंबर का रहेगा, तो इसकी मानक यूनिट होती है न्यूटन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान डैश है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज, ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो इसकी जो है एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों तरीके से आप कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं। क्वेश्चन 5 का यहाँ पे अभिकथन और कारण पे जो आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें देखिए अभिकथन है कि विराम अवस्था में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो कारण है इसका पहली स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी क्या बिल्कुल सही है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इंग्लिश में है कि बॉडी एट रेस्ट हैज 0 काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ट्रू। रीजन है कि द एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी क्या बिल्कुल ट्रू है। ये इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ½ mv²। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऊपर यहाँ अगर आपको हिंदी में देखनी है तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, यानी कि अभिकथन और कारण जो है दोनों सही हैं, और कारण आर जो है सही व्याख्या करता है। ये भी आपका 1 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन 6, जब किसी छड़ से एक दरी यानी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। यानी कि व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। तो देखिए जब भी किसी दरी को छड़ से पीटा जाता है तो दरी अपने स्थान से हट जाती है, पर उसमें विद्यमान जो धूल के कण है वो जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, जिस कारण वह बाहर आ जाते हैं। यानी क्या होता है कि जब भी हम पीटते हैं उसको दरी को, तो जो मोशन में आ जाती है दरी तो, लेकिन जो उसके पार्टिकल हैं वो वहीं पे रेस्ट में रहते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये ड्यू टू इनर्शिया होता है, याद रखना। क्वेश्चन 7 ये आपका 2 मार्क्स का है। शक्ति क्या है? व्हाट इज पावर? तो जिस दर से ऊर्जा को उत्पन्न या खर्च किया जाता है उसे शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि क्या होती है कि द रेट ऑफ, यानी कि रेट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का जो रेट है जिसकी हेल्प से जो उसको बनाया जाता है और उसको खर्च किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? पावर। उसको बोलते हैं पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू E/T। ई का मतलब क्या है? एनर्जी। टी का मतलब है टाइम। पावर यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो यह होगा शक्ति बराबर है ऊर्जा की आपूर्ति भाग में लिया गया समय। क्वेश्चन 8 का देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 8 आया आपका, कोई बस विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश वर्जन जो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है, आपको स्पीड निकालनी और डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैं ऊपर बता देता हूँ। 8 वाले की जो इंग्लिश नीचे दे रखी है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी ये क्या रहेगी 0। मैं थोड़ा लेफ्ट में लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0। टाइम है अपने पास 2 मिनट, तो 2 मिनट में जो सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में होगी 120 सेकंड। एक्सेलरेशन अपने पास दे रखी है, एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर सेकंड स्क्वेयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। v हमें निकालनी है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है, और जो टाइम है ये अपना कितना हो जाएगा 120। 120 जब इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 0 से एक 0 कटेगी, कितना आ जाएगा 12। यानी कि जो वेलोसिटी है ये कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहला पार्ट तो यही था कि हमें जो इसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी अपने पास आ गई 12 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार भी लिख सकते हैं पर का साइन लगा के, या फिर अगर आपको पावर में लिखना है तो यहाँ पे पावर को जो हमें क्या लिखना पड़ेगा सेकंड इनवर्स। अब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो v का स्क्वेयर यानी कि 12 का स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर यानी कि 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में a कितना अपने पास है 0.1 और अपने पास डिस्टेंस है s। अब देखिए डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को 10, 2 से 10 को काटूँ नीचे 5 आएगा, ये ऊपर वाला s है याद रखना और नीचे वाला 5 है, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 बराबर है s डिवाइड बाई 5, s डिवाइड बाई 5। 5 इधर आके जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, s इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई में 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आएगी अपने पास 720 मीटर, 720 मीटर। इसी के और में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये कितने नंबर का है 3 नंबर का है। तो और में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा, ऊपर हिंदी में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मीटर में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। और नीचे यहाँ पे इसी की ओर में आपको ये इंग्लिश में मिल जाएगा क्वेश्चन 8 का, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट 10 से स्पीड दे रखी है, यहाँ पे टाइम दे रखा, आपको एक्सेलरेशन निकालनी इसकी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0। फाइनल जो वेलोसिटी है v ये है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 40 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड बाई 3600 करना पड़ेगा, या 1000 डिवाइड बाई 3600 की बजाय आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई में 5/18, क्योंकि जब 1000 और 3600 को सोल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे इसको 20 आएगा, नीचे 9 आएगा, तो ऊपर 20 और 5 की मल्टीप्लाई 100, यानी कि v आ गया अपने पास 100 ऊपर, और नीचे है 9, 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल जो वेलोसिटी है ये है 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अब टाइम जो होता है टाइम 10 मिनट, 10 मिनट अगर बात करें इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएंगी। अब एक्सेलरेशन यूज निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, जो स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन जो होती है ये होती है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी है 9 और उसके नीचे टाइम लिखेंगे 600। अब 6 के नीचे 1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार हम जो इसको लिख लेंगे 1 ऊपर 600 नीचे, 1 ऊपर 600 नीचे। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 अपॉन में 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, यानी कि 1 अपॉन में 54। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगभग आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमें जो एक्सेलरेशन इसकी निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 0.0 मीटर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 9 ध्वनि, ये आपका 3 नंबर का है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। ऊपर हिंदी में, नीचे है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ, इसमें जो है डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम जो है हिंदी वाली में बात कर लेते हैं ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि के लिए प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप है। ध्वनि की प्रबलता को नापा नहीं जा सकता। भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए ध्वनि की प्रबलता अलग अलग हो सकती है। प्राश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की प्रबलता सुनाई न देने के कारण शून्य होती है। इसी को अगर हम इंग्लिश में बात करें लाउडनेस को, लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स टू द साउंड।
द लाउडनेस ऑफ साउंड कैन नॉट बी मेजर्ड, द लाउडनेस ऑफ साउंड मे बी different from for different observers, the loudness of ultrasonic and infrasonic waves is zero as these are not audible। इसी में अगर हम बात करें तीव्रता की, पहले हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। तीव्रता यानी कि ध्वनि की तीव्रता, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। आंसर है तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि की तीव्रता को नापा जा सकता है। सभी के लिए ध्वनि की तीव्रता एक समान होती है। पराश्रव्य और अवश्रव्य ध्वनि तरंगों में तीव्रता का होना संभव है। इंग्लिश में अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी मेजर्ड। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज सेम फॉर ऑल। अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स में हैव इंटेंसिटी। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि हवा के अंदर जो साउंड होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है कि 1 सेकंड में जो ध्वनि होती है वो हवा में, एयर में कितनी दूरी तय करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखिए ये कितने नंबर का है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन 10 है आपका 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 10 है, ऊपर यहाँ पे हिंदी में दे रखा है और नीचे ये वाला और में है, ये नहीं, ये बिल्कुल लास्ट में है, ये आपका इंग्लिश में है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 10 है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल और ट्रिपल, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 10। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, G_m1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसके बीच की जो किसी एक का मास डबल कर दे, यानी जैसे मैंने मान लिया पहले वाले का ही मास डबल कर दिया, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा 2G_m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। डबल करते ही जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा डबल। सबसे पहले वाले में तो हम क्या लिख देंगे डबल, यानी कि 2 गुना, इसका आंसर रहेगा 2 गुना। सेम जो अगर द्रव्यमान डबल हो जाएगा तो फोर्स जो बल है वो भी 2 गुना हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें कि बीच की दूरी को 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला है ये है G_m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस को डबल कर दे मान लिया, तो डिस्टेंस को नीचे डबल करेंगे तो यहाँ पे F इज इक्वल टू G_m1 m2 अपॉन में 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा नीचे यहाँ पे 4R स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स है वो चौथा हिस्सा हो जाएगा 1/4। तो आपको याद रखना कि जो फोर्स बनेगा वो बनेगा 1/4। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इसमें लिख देंगे चौथाई, 1/4। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे लिखना है 1/4। अगर नीचे 3 गुना कर देंगे नीचे डिस्टेंस को, तो F हो जाएगा G_m1 m2 अपॉन में 3R स्क्वायर। 3R का स्क्वायर का मतलब क्या है 1/9 G_m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि 1/9 हो जाएगा कि डिस्टेंस को 3 गुना कर देंगे तो इसको लिख देंगे 1/9। इंग्लिश में 1/9, हिंदी में लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, ये भी आप जो है 1/9। दूसरा इसमें अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है दोनों को डबल कर दिया, तो जी ये भी 2m1 हो गया, ये भी 2m2 हो गया, डिस्टेंस सेम R स्क्वायर। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा फिज इक्वल टू 4G_m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, याद रखना आपको 4 गुना, फोर्स जो है 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो 4 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में और में दे रखा है चंद्रमा की सतह पर, और इसी के और में नीचे वाला जो है इसका इंग्लिश का ये रहेगा नीचे वाला वर्जन, यानी कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। इंग्लिश में द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ।
व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ एन 10 kg ऑब्जेक्ट ऑफ द मून ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पे मास कितना है 10 kg, मास है 10 kg। चंद्रमा पर जो है ये भी चंद्रमा के ऊपर भी क्या रहेगा 10 kg रहेगा, यानी कि अगर मून के ऊपर बात करें मून, क्योंकि ये जो मास है ये चेंज नहीं होगा, मास ये भी क्या रहेगा आपका 10 kg रहेगा, याद रखना। चांद के ऊपर जो है मून, चांद के ऊपर भी आपका क्या रहेगा 10 kg। अगर पृथ्वी के बाहर की बात करें तो W वेट इज इक्वल टू mg, m का मतलब 10, g की वैल्यू है 9.8 यानी कि 98 न्यूटन। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्थ के लिए, ठीक है, ये अर्थ की बात हो रही है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए जो वेट होगा ये होगा mg, और g किस क्या आएगा m का मतलब मून के ऊपर g की वैल्यू, तो m है यहाँ पे 10, g की वैल्यू 9.8, लेकिन इसका 6 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वेट जो है 1/6 हो जाता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.3 न्यूटन। मून के ऊपर जो वेट होगा 16.3 न्यूटन और अर्थ के ऊपर हो जाएगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हो गई अपनी, रसायन शास्त्र खंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो कण हैं उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इंग्लिश में है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, राइट आंसर है इंक्रीज, सी ऑप्शन राइट। ये आपका 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन 2 अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है, तो अल्फा जो कण होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होता है, यानी कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको बताना है कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं यानी कि बीटा पार्टिकल उनके ऊपर आपको बताना है चार्ज क्या होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बीटा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 13 ये आपका 1 नंबर का है। घरों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, व्हाट इज गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम। घरों में आपको पता होगा कौन सी गैस यूज होती है, LPG, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन 14 कोलाइडल मिश्रण है, कोलाइडल इज डैश मिक्सचर, ये आपका 1 मार्क्स का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका विषममांगी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विषमांगी। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, जो इसका राइट आंसर रहेगा नॉन होमोजीनियस। क्वेश्चन 15 आपका जो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है कि अभिकथन है कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है यहाँ पे ट्रू है। कारण है कि सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं, तो सभी तत्वों के परमाणु एक समान नहीं होते। सेकंड स्टेटमेंट अपनी क्या है फॉल्स। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शन, ट्रू। रीजन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर सेम, फॉल्स। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी ट्रू है, दूसरी अपनी क्या है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 16 ये आपका 2 मार्क्स का है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो सबसे पहले हम हिंदी में बात कर लेते हैं। घड़े में छोटे छोटे रंध्र यानी कि छिद्र होते हैं जिनसे घड़े में भरा जल रिश्ता रहता है। बाहर रहते हुए जल की सतह का क्षेत्र जो है बड़ा हो जाता है, जिसका तेजी से जो है वाष्पन होता है और वाष्पन से जो है ठंडक उत्पन्न होती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें द पोर्ट्स हैव स्मॉल पोर्स, द वाटर फील्ड इन पोर्ट्स कीपिंग कमिंग आउट थ्रू दीज पोर्स, द सरफेस एरिया ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पोर्स बिकम वेरी लार्ज विच इवेपोरेट्स वेरी क्विकली। वी नो इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग, एज ए रिजल्ट द वाटर इन द अर्थन पोट बिकम कोल्ड। क्वेश्चन 17 का जो क्वेश्चन है आपका ऊपर जो है इसी के अथवा में दूसरा है। 17 के क्वेश्चन की अगर इंग्लिश बात करें तो नीचे है। इसमें क्या यदि तत्व का z बराबर 3 है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम भी लिखिए। यहाँ पे देखिए z की वैल्यू दे रखी है 3 है। व्हाट शुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की जो वैलेंसी बतानी है। तो जो परमाणु संख्या है यानी कि z की वैल्यू 3 है,
जेड की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे 2 और 1, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 2 1। इसकी जो संयोजकता होगी इसको बोलते हैं 1, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, जिसको संयोजकता बोलते हैं। इस तत्व का नाम लिखिए, तो ये तत्व क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना लिथियम। इसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो है जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, जेड की वैल्यू 3 है तो सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर लिथियम, तीसरे नंबर पे क्या आता है लिथियम। आपको बताना है अगर जेड की वैल्यू 11 है तो उसका जो है नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नेम क्या होगा। इसकी खासियत मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जेड की वैल्यू 11 होती है, एक मेटल है जिसको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कमेंट इसको जो है कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि भारी आग पकड़ लेता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर नाम बताएंगे आप। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि 2 प्रोटॉन स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, यानी कि एक्स जो है इसके प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, वाई में जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन 8। एक्स और वाई का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स की द्रव्यमान संख्या तो ये हो जाएगी 6 + में 6 यानी कि 12। वाई के द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 6 + 8 में क्या होगी 12। एक्स और वाई का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है यानी कि वो क्या है भिन्न है, ठीक है। परमाणु संख्या तो समान है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास है एटॉमिक मास वो डिफरेंट है। जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसका नाम बताना है, तो उसको हम बोलते हैं क्या आइसोटोप, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू सेम होगी, यानी कि जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट, मास की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट। यहाँ पे आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 18, निबंध की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन, इसकी जो है डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि सभी में जो है क्या डिफरेंस है। नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस और कोलाइड सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइड, इन सभी को जो है नीचे इंग्लिश में भी देख करना है। सबसे पहले मैं आप जो है हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, यानी किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। भिन्न पदार्थों की भिन्न तापमानों पर विलयन क्षमता अलग अलग होती है। इंग्लिश में देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, if on adding the solute in solution at a given temperature it does not dissolve, then the solution is called a saturated solution. Different substance have different solubility at different temperature. सेकंड है यहाँ पे देखिए शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। शुद्ध पदार्थ में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, उदाहरण के लिए नमक, चीनी, सोना, तांबा, पारा आदि। इंग्लिश में अगर हम बात करें यहाँ पे ए प्योर सब्सटेंस इज दैट विच हैज ओनली द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल। प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है कोलाइड, नीचे सी वाला। सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। कणों का यह आकार प्रकाश की किरण को फैला सकने के लिए प्राप्त है, इसी कारण ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये कण तल में नहीं बैठते, लेकिन अपकेंद्रण तकनीक से पृथक किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोहरा, बादल, धुआं, दूध, स्पंज, जेली, पनीर, मक्खन आदि। इंग्लिश में बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर to 100 nanometer, which cannot be seen with naked eye. These particles are of such a large size that they can scatter the beam of light passing through their solution. These particles do not settle at the bottom but can separated by centrifugation technique. इसी की ओर में यहाँ पे देखिए, ऊपर पहले हिंदी में देख लीजिए इसको एक बार। यहाँ पे देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो आपको अंतर बताना है। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, याद रखना इसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। और ये होता है विषमांगी
विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजीनियस क्या होता है। इस मिश्रण में अवयव एक समान बटे होते हैं। इस मिश्रण के अंशों के गुण और संरचना हर अवस्था में एक समान होती है। उदाहरण के लिए पीतल, कांसा, पानी में चीनी, अल्कोहल। इसके अगर इंग्लिश की बात करें तो इट्स कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शंस आर द सेम। एग्जाम्पल ब्रास, बोन्स, शुगर इन वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी। हिंदी में देखिए, इस मिश्रण के अवयव एक समान रूप से बटे नहीं होते। इसमें अंशों के गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे रेत के कण और लोहा चूर्ण, रेत प्लस अमोनिया, पानी में चौक, पानी में तेल आदि। इंग्लिश में बात करें, देखिए, इट्स कंपोनेंट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल सैंड पार्टिकल एंड आयरन पाउडर, सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड, चौक इन वाटर, ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 का देखिए, सबसे पहले ऊपर हिंदी में है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक। नीचे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु। ये आपके 3 नंबर के, एक नंबर के 3 क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इच रिप्रेजेंटेड बाई जेड। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, जिस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, वही क्या उसका एटॉमिक नंबर है, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, द मास इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इसके अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मास नंबर आ जाएगा, और इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से। थर्ड है आपका समस्थानिक, आइसोटोप। ये अपना ऊपर आ चुका है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। इसमें जो एटॉमिक नंबर है, जेड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, लेकिन जो एटॉमिक मास है ये क्या रहेगा आपका, डिफरेंट, ये डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 20 में देखिए रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ऊपर आपका जो हिंदी में दे रखा है, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अगर आप मैं बात करूँ कितने नंबर का ये क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर का है, तो मैं इंग्लिश में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये गलती से जो है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका 20 का, मैं आपको ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। 20 का क्वेश्चन है, ये रासायनिक फॉर्मूला लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम नीचे भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये गलती से जो है 19 लिख रखा है, ये आपका क्या रहेगा, 20। याद रखना 20 का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। तो देखिए मैग्नीशियम का क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaO। कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 और ब्रैकेट लगा के 2, ये जो है कॉपर नाइट्रेट का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का मैं नीचे लिख देता हूँ CaCO3। सभी जो इनके जो हैं ये क्या है, केमिकल फार्मूला। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास। कैलकुलेट करना है इथिन का, पहले इथाइन का, फिर सल्फर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले जो है इथाइन की बात कर लेते हैं, इसका जो है कैसे निकलेगा। तो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का जो मास होता है ये 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 प्लस में 2 26 ग्राम पर मोल, पहले वाले का आ जाएगा। सल्फर का देखिए, सल्फर की यहाँ पे जो मास होता है ये होता है 32 होता है, 8 हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में एटॉमिक जो मास नंबर है ये दे रखा है 31 है, तो एटॉमिक मास 31 है तो P4, तो 4 हैं ये, तो 4 मल्टीप्लाई में 31, इसके करेंगे तो 124 ग्राम पर मोल। फिर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम पर मोल। और लास्ट में है नाइट्रिक एसिड HNO3। हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस में नाइट्रोजन का आपका 14, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 है ये मैं नाइट्रिक एसिड का बता रहा हूँ। सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 14, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 1 49 और 14 63,
तो इसमें आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल। ये सभी जो है इसका क्या है, मोलर मास। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है H2O का मोलर मास क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। H2O का आपको मोलर मास बताना है, जिसको बोलते हैं वाटर, वाटर बोलते हैं इसको H2O। नेक्स्ट अपना स्टार्ट हो गए यहाँ पे बायोलॉजी। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें क्वेश्चन 21 का है, पत्तों में उपस्थित हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल, सी ऑप्शन राइट। इंग्लिश में अगर हम बात करें, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल, यह आपका जो 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 22, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो ये किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा, ए ऑप्शन राइट। बाई होम इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन डन, स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 1 मार्क्स। क्वेश्चन 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आपका 1 मार्क्स का है। इसके लिए हमें चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 24, लाइसोसोम कोशिका की डैश कहते हैं, लाइसोसोम आर कॉल्ड डैश ऑफ सेल, ये आपका 1 नंबर का है। तो इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग बोल दो, या फिर आपको इसको जो है सुसाइड बैग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है, इसको बोलेंगे आत्मघाती थैली। ये क्या होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 25, ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमिक नहीं किया जा सकता, तो पहली स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल क्या ट्रू है। रीजन है कि एक रासायनिक प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता है, ये भी सही है, इसलिए जो इसको उत्क्रमिक नहीं किया जा सकता, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, केमिकल चेंज को वापस इजीली जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता, ट्रू, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस में, केमिकल प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये क्या है, ट्रू। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपका 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन 26, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। आंसर है, देखिए ये बिजली हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, माइटो, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, इसे कोशिका में भोजन पदार्थों के ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। इसके श्वसन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट is the site of oxidation of the food in the cell due to which a large amount of energy is released during respiration. That is why it is called energy powerhouse of cell. क्वेश्चन 27, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ऊपर है रंध्र से के क्या कार्य है, नीचे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर है रंध्र जो है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी जो है इन्हीं के द्वारा होती है। इंग्लिश में दिस स्टोमेटा एक्सचेंज गैसेज विद एटमोस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू देम। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देख सकते हैं, ऊपर हिंदी में और नीचे जो इसका इंग्लिश में है। कार्डिक यानी कि मांसपेशी की विशेष कार्य क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स। आंसर है हृदय पेशी का विशेष कार्य पूरे जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करना है, इसी के परिणाम स्वरूप रक्त सारे शरीर में गति करता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट एंड प्ले ए रोल इन सर्कुलेशन, यानी कि पंपिंग ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी कि हार्ट बीट को जो है यहाँ पे रेगुलेट वगैरह करते हैं। आपके लिए एक जो है मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको पता भी होगा, हार्ट बीट, ठीक है, दिल की धड़कन, आपको बताना है हमारा जो दिल होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में जो दिल है ह्यूमन का, स्वस्थ मनुष्य का, वो कितनी बार धड़कता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हार्ट बीट बतानी है आपको 1 मिनट में। क्वेश्चन 28, तीनों प्रकार के पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स
फाइबर, यानी कि 3 टाइप की जो मसल्स होती हैं उनके जो आपको डायग्राम के साथ बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए हिंदी में 3 टाइप की जो मसल होती हैं वो होती हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, 3 टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें ऐच्छिक की तो यह प्राय अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इनमें गहरी और हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं, लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दे आर ऑफन ज्वाइंट टू बोन्स, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रेट मसल्स। ठीक है, डिटेल में आप जो है बुक की सहायता ले सकते हैं, मैं आपको केवल नाम बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले जो ऐच्छिक मांसपेशी जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी जिसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, और तीसरी होती है हृदयक पेशी यानी कि कार्डियक मसल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए ये आपका 3 नंबर का रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन 29, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। कंपेयर करना मैन्योर और फर्टिलाइजर को, ये आपका 3 मार्क्स का है दोनों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं खाद। यह गोबर और गले सड़े पौधों से जैसे प्राकृतिक पदार्थ से बनती है। यह मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ है। यह नमी के अवशोषण से खराब नहीं होते। इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में नहीं होते। इंग्लिश में अगर हम बात करें, दे आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग एंड रूटन प्लांट्स, दिस इज मेनली ऑर्गेनिक मैटर, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज लो इन दीज। नेक्स्ट है उर्वरक। यह कृत्रिम पदार्थ है जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। यह मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ है। यह नमी का अवशोषण करके खराब हो जाते हैं। इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें, दे आर केमिकल प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज, दीज आर मेनली इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन हाई अमाउंट। क्वेश्चन 30, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। कंपेयर करना है आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। तो वैसे तो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सबसे पहले पादप कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर सेलुलोज की बनी सीडी कोशिका भित्ति होती है। इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। रितिकाएं बड़ी तथा मुख्य होती हैं। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ये पादप कोशिकाओं में सदैव पाए जाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और यह प्राय बड़े आकार की होती हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में, द सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रीन पिगमेंट आर प्रेजेंट, वैक्यूलस आर लार्ज और प्रोमिनेंट, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट, सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय द सेल स्ट्रिप, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देम, दे आर यूजुअली द लार्ज साइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका सबसे पहले इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, हिंदी में जिसको हम प्राणी कोशिका बोलते हैं। जंतु कोशिका महीन झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं से घिरी होती है। इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। रितिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटे माप की होती हैं। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन जो है निर्माण द्वारा होता है। यह जंतु कोशिका में जो है पाए जाते हैं। इसमें कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और यह आकार में छोटे होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें एनिमल सेल, एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय ए फाइन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट, गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस, दे आर यूजुअली इन स्मॉल साइज। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, कंपेयर दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो भिन्न बताइए क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आप मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उनका राइट आंसर बता दूंगा। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।